लगातार निरंतर एक से एक मुद्दे जो है वो आपके सामने लाते हैं। आज उसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी, उनके साथ में है बड़ी बहन प्रवक्ता रजनी सेठी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी, और मेरे साथ बैठी हुई रजनी जी का बहुत बहुत आपका भी, जो जितने यहाँ पे हमारे मीडिया के सब लोग हमारे साथी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने 2 दिन से काफ़ी देखे, रोज आप देख रहे हैं उनको आंकड़ों को। मैं आंकड़ों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक मूल मुद्दे की बात करूँगा कि जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या रचना रहती है सरकार की। सरकार ये बजट जो बनाती है उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है, और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार जो है वो कितनी मेहनत करती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले हम ये बात समझें कि 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा, हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे इस देश नेतृत्व करते हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका मानना ये है कि ये भारतवर्ष उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहाँ पे आज हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी बनना चाहिए। और ये कहने को हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको एक बड़ा प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक संशोधित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो नागरिक हैं इस देश के, उनका जीडीपी, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीजन हैं वो एम्पावर नहीं होंगे इस चीज़ों में, जब तक हमारे सिटीजन के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही, और पिछले कितने 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और 2014 से करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज की हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। और इस ग्रोथ को ही हम जीडीपी के नाम से कहते हैं कि जब तक देश में वो चीज़ें ग्रो नहीं करती, जब तक देश में प्रोडक्शन ग्रो नहीं करती, जब तक देश में कंजम्पशन ग्रो नहीं करती, ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके जीडीपी बनाती हैं। और हमारा जीडीपी जो है भारतवर्ष का, वो हर साल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस करने की जो कड़ी है, ये 2025 का जो हमारा बजट आया है, ये उस कड़ी की ही एक काम है, जिसपे काम हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीतारमण जी, उन्होंने इस पे काम किया। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल भी कुछ लेंगे, अगले साल भी कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट हैं समाज के, जितने हमारा सिस्टम है, वो एक एक करके एड्रेस होगा। जब एड्रेस होगा तो उसके ऊपर काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। कृषि क्षेत्र हमारा एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारी हर साल फोकस रहता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है वो कृषि क्षेत्र में आता है, और वो बहुत से लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना ये है, इनको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें हमारी जिंदगियां देते हैं। ये लोग जो हैं ये हमें हमारी एक लाइफ की ग्रोथ देते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसके ऊपर ये बोले हम इस बार बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, उनके बहुत ज़्यादा सिस्टम जनरेट होते हैं। तो एमएसएमई हमारा सेक्टर नंबर 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। उसके बाद हमारी
जो मेन चलती है वो है इन्वेस्टमेंट है, कि हम जो इस देश में इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, और उस सेगमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बेनिफिट सोसाइटी को। ये एक तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर है हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है। हम लोग बाहर से चीज़ें तो मंगवाते हैं, लेकिन हम कितने कैपेबल बनते जा रहे हैं अपना सामान बाहर भेजने के लिए, वो हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। मैं अगर एग्रीकल्चर की मोटी मोटी बात करूं तो हम ये कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में हम जो एक प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, नई योजना हमने की है, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें जो है हमने 1,70,1.7 करोड़ जो किसान हैं वो उसमें शामिल हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे, आपको मालूम है हमारे पूरे कंट्री में 700 कितने प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जहां एग्रीकल्चर का फोकस कम रहता है या जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम है, उसके ऊपर फोकस किया गया है कि उसको हम आगे लेके जाएंगे और उसकी ग्रोथ करेंगे, और उसके लिए जो भी जरूरत होगा उसको डेवलप करने के लिए उसको किया जाएगा, चाहे वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, चाहे वहाँ पे उनको खाद देने की बात होगी, चाहे उनको बीज देने की बात होगी, उनको हाइब्रिड बीज देने की बात, जो भी होगा उसको डेवलप किया जाएगा। दूसरा हमारा फोकस रहता है एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ पे इस देश में दालों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा की जाती है, हर जगह की जाती है। अगर आप साउथ में देखें, साउथ से लेकर नॉर्थ में हर जगह दाल बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो हमारा मानना ये है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं दालें, बहुत ज़्यादा दाल इंपोर्ट होती है बाहर से, उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं और अपने देश को हम ग्रो करना चाह रहे हैं उस लेवल पे जहाँ पे दाल की हमारी अपनी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसमें हमने 3 दालें जो है उसके ऊपर मेन फोकस हमारा रहा है, तूर है, मसूर है और उड़द है, जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। और एक किसान क्रेडिट कार्ड है, वो ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये 5 लाख तक जो है उस क्रेडिट कार्ड से ये किसान को लोन देने की फैसिलिटी दी जा रही है, ताकि वो जो किसान है वो अपने जब उसकी जरूरत हो, जब वो करना चाहे तो उसको लोन मिल सके। पहले ये लोन कम था, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। एग्रीकल्चर के बाद जब मैं एमएसएमई की बात करूं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज की बात करूं, तो उसमें जो एक लोन दिया जाता था, एक मीडियम इसको एंटरप्राइज को, एक स्मॉल एंटरप्राइज को दिया जाता था, 5 करोड़ का लोन दिया जाता था, उसको बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ये 10 करोड़ का लोन है, ये छोटा लोन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा लोन होता है। इसके साथ बड़ी ह्यूज एनवायरमेंट जनरेट की जाती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जनरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इसके साथ हमारा फोकस लेदर इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रहेगा, हमारा फोकस टॉय इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रहेगा, हमारा फोकस जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रहेगा, हमारा फोकस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात हो रही है उसका, क्योंकि आज पूरे विश्व में एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारा मानना यह है कि अगर भारतवर्ष को डिजिटल कॉन्सेप्ट में पूरा ग्रो करना है, अगर भारतवर्ष को आगे बढ़ना है, तो आपके पास जो एक्सीलेंस सेंटर है इसका, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो आप जो है अपनी चीजें अपने हिसाब से, अपने देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे नहीं चला सकते। तो आपको एआई पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले कहा, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 10,000, पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा था वो 2 लाख करोड़ था, आज हम 10 लाख करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, जिसके ऊपर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसमें हमारे रोड, ब्रिजेस, टनल्स, सब पूरा का पूरा सिस्टम उसमें डेवलप होता है। और इसके साथ साथ जो नीचे सेक्टर डेवलप होता है, एंसिलरी सेक्टर जिसको कहते हैं, या वो सेक्टर जिसको इसकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज होता है। देखिए आप, बड़ी छोटी सी बात है कि अगर 1 रुपया खर्च किया जाता है, वो 1 रुपये में यहाँ उसमें सीमेंट लेंगे, लोहा लेंगे, उसमें आप बजरी लेंगे, उसमें आप कुछ भी लेंगे, वो जाएगा तो सिस्टम में ही। जब वो सिस्टम में जाता है तो 1 रुपया सर्कुलेट होता है, और जब 1 रुपया सिस्टम में सर्कुलेट होता है तो वो हजारों लोगों को जो है फीड करता है। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट हमने 5 गुना इसको बढ़ाया है, 2 लाख करोड़ से लेकर आज हम इसको 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा जंप है। 10 साल में इतना बड़ा जंप होना बहुत एक नॉर्मल होता नहीं, लेकिन क्योंकि देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनका मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश का पैसा जो है वो देश में लगना बहुत जरूरी है।
उसके बाद हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया। हमारा मानना ये है कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं, या बाकी जो सिस्टम है वो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि देश में आज भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, आज भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लेवल पे भी देखें, बहुत ज़्यादा कमी है। ये चीज़ें होके ही होंगी। आज हम जो चीज़ जिसका हम आज आह्वान करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करते हैं, ये ऐसा नहीं कि इसका बेनिफिट इमीडिएटली होना शुरू हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। टाइम जब लगता है तो इसका मतलब ये है कि आज हमने सोचा, आज हम बात कर रहे हैं, या पिछले साल हमने सोचा, आज उसका बेनिफिट हुआ, आज जो हम सोच रहे हैं उसका बेनिफिट पर्कुलेट होते होते नीचे आता है, टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करके वो वहां तक पहुंचना होगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरामीटर है, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर को डेवलप किया जा रहा है। और डे केयर सेंटर को इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि हमारे देश के पूरे विश्व में ये कैंसर की जो एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए डे केयर का होना बहुत जरूरी है। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसके ऊपर जो इम्पोर्ट की जाती है उसके ऊपर बड़ा ह्यूज कस्टम ड्यूटी लगा करता था, वो गवर्नमेंट ने टोटल एग्जाम कर दिया। और अब वो जो है 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है बहुत महंगी होती हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम होने से बहुत चीप होगी और सस्ती होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपके साथ करना चाह रहा हूं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की 7 लाख से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ के 12.75 होगी, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिला था। जब इतनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो वो डिस्पोजेबल इनकम से क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम से आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन से आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन से आपका ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती है। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को जीडीपी कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसी तरह जीडीपी बढ़ती है और इसी तरह चीजें आगे चलती हैं। हमारा युवा पे बहुत फोकस रहता है कि हमारा जो युवा है वो बिल्कुल प्रॉपर इस पे काम करना चाहिए, और युवा की ग्रोथ के लिए हम जो है पूरी तरह से इस पे काम करते हैं। युवा ग्रो करना चाहिए। और देखिए जर्मनी में क्या होता है कि 95% पॉपुलेशन जो है वो उसके स्किल में रहती है। हमारा युवा भी जो है वो स्किल में डेवलप होना चाहिए। IIT जो है वो 65,000 जो हमारी वहाँ वैकेंसी थी उसको बढ़ा के 1,35,000 कर दिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में किसी भी देश में ऐसा बहुत कम हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की जाए। और जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं तो इसके हम न्यूक्लियर एनर्जी से हमारा मानना ये है, उससे हम पावर जनरेशन की जब बात कर रहे हैं तो 100 गीगावाइट्स की बात कर रहे हैं, जो वॉट की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी पावर होती है, उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह एक इनकम टैक्स का नया एक्ट आ रहा है, वो एक्ट अभी पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। उस एक्ट से ईज बिल्कुल हो जाएगा, चीजें बिल्कुल कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, जो लोगों को कुछ कठिनाइयां आती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो ओवरऑल हमारा मानना ये है कि जो बजट किया जाता है, बजट एक सिटीजन के ईज के लिए किया जाता है। जो बजट किया जाता है वो सिटीजन की बेसिकली एम्पावर करने के लिए किया जाता है, और उस बजट को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए हम सब जो सिटीजन्स हैं या सरकार जो है वो मिलकर काम करती है। तभी हम 2047 का जो विकसित भारत है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। 2047 का जो हमारा एक संकल्प है हम उसकी बात कर सकते हैं। और हमारा मानना यह है कि इसको अचीव करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेरे साथ रजनी जी हैं, रजनी जी अपना पक्ष रखें। धन्यवाद अरुण जी। महिलाओं का अहम योगदान, मोदी जी की सरकार ने बता दिया कि महिलाओं के बगैर देश उन्नति नहीं कर सकता, देश विकसित भारत नहीं बन सकता। बजट की बात अरुण जी ने पूरी डिटेल में आपसे कर ली, तो महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं जिनकी बात मैं करना चाहूंगी। महिलाएं 2014 के बाद से मोदी जी के कार्यकाल में समझ रही हैं कि वो समाज का बराबरी का हिस्सा है। ये हम सब जानते हैं कि 50% जो है वो महिलाएं हैं हमारे समाज की। हमारी समाज की तरक्की तभी मुमकिन है जब महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। 4 चीजों पर फोकस किया गया है बजट में: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। खासतौर से युवाओं और नारी पे फोकस किया गया है। नारियों के लिए जो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको सक्षम करने की बात की गई है। जो पोषण है 2.0 उसके तहत कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं और 20 लाख जो हमारी किशोरियां हैं, 8 करोड़ के करीब बच्चे, उनको न्यूट्रिशन चीजें दी जाएंगी, ये सरकार ने तय किया है। इससे पहले मिशन शक्ति ऑलरेडी था, उसको एम्पावर करने की बात की गई है, जिसके तहत 3,150 करोड़
ये बजट में प्रावधान रखा गया है जो अलग अलग स्कीम्स है महिलाओं को लेकर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या वन स्टॉप सेंटर या स्किल बिल्डिंग। वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं के लिए जहां डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ होती है और वो उस स्टॉप सेंटर में जाकर अपनी सहूलियतों को पा पाते हैं और उनको वहां पर कहीं ना कहीं लीगल बेनिफिट और लीगल मदद भी मिलती है उन महिलाओं को। मोदी जी के बजट में जो पहली बार कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, ऐसी 5 लाख बहनों को कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए देने के टर्म लोन देने का जो बेनिफिट है वो सरकार ने घोषित किया है। तो मुझे जो कहना है आपके माध्यम से कि महिलाओं के कारण आप लोग देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से महिलाएं वोटिंग करती हैं और एक सरकार को बनाने का काम करती हैं। मोदी जी ने महिलाओं की पावर को समझा है और मुझे लगता है कि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं उसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए मैं महिलाओं की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद जिन्होंने महिलाओं की चिंता की। बहुत बहुत धन्यवाद।